अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके में क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में मौजूद हैं। और यही टॉपिक्स कैम्ब्रिज, बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 9th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन करना और फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है। बेसिकली ये भी एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मोशन को रोकती है। यानी हम यूँ बात करते हैं कि जैसे एक ग्राउंड पे अगर हम फुटबॉल को देखें, इसको हम किक लगाते हैं इसको आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो अब ये फुटबॉल जो है, जब हम इसको किक लगाते हैं तो ये कुछ देर मूव करता है और फिर उसके बाद ये रुक जाता है। अब ये क्यों रुका? इसको तो मूव करते रहना चाहिए था। इसका मतलब कि इसको कोई फोर्स लग रही थी जो कि इसमें डिसलरेशन प्रोड्यूस कर रही थी। यानी अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो फोर्स जो है वो आखिर कहाँ से जनरेट हो रही होगी या किस वजह से जनरेट हो रही होगी। तो हमने ये देखा कि वो फोर्स जो है बेसिकली जो इस फुटबॉल की सरफेस और इस ग्राउंड की सरफेस का एक कॉन्टैक्ट है, इसकी वजह से, जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। यानी हमने देखा यहाँ पर के जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है फ्रिक्शन, या अपनी यानी हम कह सकते हैं कहाँ से बन रही है, वो इस कांटेक्ट जो ये फोर्स है इसकी वजह से, जिसे हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स जो है ये हमारे पास ये क्या होती है जी? फ्रिक्शन होती है। और दूसरी बात, अगर हम एयर पार्टिकल्स को देख लें तो एयर पार्टिकल्स भी जो है उस तक मोशन को रोक रहे हैं। यानी अगर अगर हम इस बात को इस तरह से लें कि अगर हम एक बाइक चला रहे हो और साइकिल चला रहे हो तो हमें वो एयर पार्टिकल्स जो कि हम आम वॉकिंग में जब मूव कर रहे होते तो हमें नहीं महसूस होते, लेकिन बाइक में वो बहुत ज्यादा महसूस होते हैं। यानी हमें ये पता चल रहा है कि जो मोशन को रेजिस्ट करती है फोर्स, वो होती है जी फ्रिक्शन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर इसके भी यूनिट जो होंगे वो न्यूटन्स ही होंगे, क्योंकि जैसे फोर्स के यूनिट जो है वो न्यूटन है। अब इसको हम कैपिटल एफ से भी जाहिर कर सकते हैं और इसे हम जो है वो स्मॉल एफ से भी जाहिर करते हैं। यानी नॉर्मली जो हम फ्रिक्शंस जो हम डिस्कस करते हैं उसमें हम स्मॉल एफ से फ्रिक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब हम ये बात देखी कि अगर मोशन को रोकना है तो फ्रिक्शन उसको उसमें जो है वो अहम रोल अदा करी। लेकिन क्या हमेशा रोकने के लिए ही फ्रिक्शन काम आती है? नहीं। अगर हम इस बात को अब यूं लें कि एक पर्सन जो कि ग्राउंड पे चल रहा है, अगर आप देखें तो इसके जो पाँव और इसकी पाँव की यानी कांटेक्ट है इसकी जमीन के साथ, दोनों की सरफेसेस इन कांटेक्ट है। और जितनी हमारी सरफेस जो है, ये दोनों सरफेस जितनी रफ होंगी उतनी ज्यादा इनमें जो एक स्ट्रॉन्ग में कहूँगा कांटेक्ट होगा, जिससे कि फिर अगर ये पर्सन अगर पीछे की तरफ एक्शन करता है, एक फोर्स लगाता है, तो रिएक्शन में वही फोर्स इसको आगे की तरफ लगती है और ये बड़ी आसानी से ग्राउंड पे मूव कर सकता है। लेकिन अगर मैं यही बात जो है वो एक आइस पर ले आऊँ और एक बंदा जो है, यही बंदा अगर आइस पे चल रहा होगा, चले मैं इसको आइस के लिए ब्लू शेड कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि पर्सन जब पीछे जब फोर्स लगाएगा तो रिएक्शन के तौर पर जब आगे की तरफ फोर्स लगनी है, लेकिन अब वो जो कांटेक्ट नहीं है उससे ये प्रॉपर सही तरीके से मूव नहीं कर पाएगा और इसको अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी वहां पर हमारे लिए मूव करना बड़ा टफ हो जाता है। यानी इसी बात को हम यूं यूं भी ले सकते हैं कि हम एक टेबल ले लें जो कि हमें बहुत स्मूथ नजर आ रही है, यानी हमें लगता है कि बहुत शाइनिंग है, बहुत इसको पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, एक लकड़ी की टेबल ले लें। और दूसरी तरफ हम एक जो है वो आइस का एक ब्लॉक ले लेते हैं। चले मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ, आइस का एक ब्लॉक ले लेते हैं इधर। और इसके ऊपर अगर मैं जो है इस तरह से अब एक कोई प्लास्टिक की मैं छोटी सी बॉल बना लेता हूँ जी। यहाँ पर चले मैं एक बॉल यहाँ पे बनाता हूँ, ये प्लास्टिक की बॉल है,
यहाँ भी मैंने वही बॉल रख दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस पे फोर्स लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ इस पे फोर्स। फर्स्ट करें मैंने इस पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की राइट साइड पे, ठीक है। तो अब ये बॉल मूव करेगी, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर स्लाइड करते करते ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बॉल को अगर मैं देखूं तो ये बॉल, इस पे भी मैंने उतनी ही फोर्स लगाई, लेकिन ये जिस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है वो आइस है, ठीक है, जबकि ये वुड थी। तो हमने देखा कि जो ये वाली बॉल है ये बहुत ज्यादा मूव की, एक तो तेजी से मूव कर रही थी, और यहाँ पे अगर दीवार है उससे भी टकराई, वापस आई, यहाँ पे आके कहीं रुकी, यानी बड़ी आसानी से ये मूव कर रही थी। तो इससे हमने ये देखा कि जो इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो कांटेक्ट है, यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर वीक है। अब उसकी क्या वजह हुई, यानी हमने जब इसको जो है थोड़ा सा इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया तो हमें ये बात पता चली कि ये सरफेस जो कि वुड वाली है और ये सरफेस जो कि आइस वाली है, अगर हमें बहुत पॉलिश नजर आ रही है, लेकिन इनमें हिल्स एंड ग्रूव्स हैं, यानी इनकी सरफेस जो है इसमें इस तरह से उभार है, इसी तरह उतार है, ये उभार है, इसमें हिल्स और ग्रूव्स ज्यादा हैं, यानी इस तरह से इसकी रफनेस हमें नजर आ रही है। ये अगर आप देखें तो ये टेबल है, ठीक है, इसको मैं वुड कह देता हूँ कि ये वुड है। अब इसके ऊपर जो हमने दूसरी ऑब्जेक्ट रखी है उसका जो कांटेक्ट है इसके साथ है। अब अगर ये फर्ज करें एक बॉल मैंने बनाई थी, अगर ये कोई ब्लॉक होता तब भी यही बात होनी थी। तो अब अगर मैं ये बात यूं कहूँ कि ये मेरे पास जो ब्लॉक है इसका जो कांटेक्ट है, इसका भी अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू ले ले अगर हम यहाँ से, तो हमें इसमें भी हिल्स एंड ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, जो कि इसके हिल्स एंड ग्रूव के साथ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे में धंसे में, यानी इससे ये कांटेक्ट फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या जी, फ्रिक्शन है। अब दूसरी बात, अगर हमने दूसरे एंड इधर इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है, जो कि चलें इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन के सामने ले आता हूँ जी। ये जो सरफेस है, अगर हम चलें अब इसके हवाले से बात कर लेते हैं, तो आइस में भी जो है वो हिल्स एंड ग्रूव्स थे, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा उनमें, यानी हम कह सकते हैं पॉलिश एक तरह से हुए होते हैं, यानी इनमें जो एक डिफरेंस था वो लकड़ी के टुकड़े के निस्बत जरा कम था, ठीक है। ये आइस का एक ब्लॉक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ आइस। अब इसके ऊपर वही ऑब्जेक्ट जो कि मैंने इधर बनाया था, इसको अगर मैं इसके ऊपर स्लाइड करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर सही तरह से मूव नहीं कर, यानी इसके ऊपर सॉरी ये सही तरह से मूव कर रहा है, तेजी से क्विकली मूव कर रहा है। अब इसका हमें जब रीजन मिला तो हमने देखा कि इसके हिल्स और ग्रूव्स जो है, हिल्स और ग्रूव्स ये यहाँ पे इनको बना देते हैं जी, हिल्स और ग्रूव्स जो है वो कम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इस पे वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो बड़ी स्मूथली मूव कर रहा है। इस वजह से ये फ्रिक्शन थी, जो मोशन को रोकने वाली फोर्स थी, वो इन दो के यानी इन दोनों के कांटेक्ट में कम है और इन दो ब्लॉक्स के कांटेक्ट में ज्यादा, यानी वुड और ये कोई भी, चले मैंने यहाँ प्लास्टिक का ये जो है एक बात की थी, प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट है, ये भी प्लास्टिक का वही ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये बात हमें पता चलती। फिर हमने एक और बात देखी कि ये दोनों जो हमारे पास सरफेसेस हैं, अगर इसका मैस बढ़ा दिया जाता, प्लास्टिक का मैस बढ़ा दिया जाता और वुड का मैस जो है, या अगर चले प्लास्टिक को अगर मैं नीचे रख दूं और वुड उसके ऊपर रख दूं, तो फिर यानी जाहिर बात है कि यहाँ पर इसका मैस जो है, चूंकि ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड वेट एक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। यानी अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को भी इधर अप्लाई कर लें तो हम ये यूं कह सकते हैं कि प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वुड के ऊपर, वो वेट है इसका, ठीक है। इस तरह से W वेट से मैं जाहिर कर देता हूँ, और वुड का ब्लॉक जो वही फोर्स प्लास्टिक ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अब इस तरह है कि अगर ये मैस में किसी एक इसका, जैसे मैंने प्लास्टिक की बात की, बढ़ा दूंगा तो ये जो कांटेक्ट है इन दोनों के दरमियान ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगी। बिल्कुल यहाँ भी वही बात है, यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए यही बात है कि वो फ्रिक्शन फिर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, चूंकि जो कि वेट से जिसका ताल्लुक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे अगर हम देखें तो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करती है। और अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ले आऊं, यानी यहाँ पर इक्वालिटी का साइन ले आऊं और इधर मुझे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लिख दूं, तो ये म्यू आ जाएगा, म्यू आर। यानी म्यू जो है बेसिकली एक रेशियो है हमारे पास जिसके कोई यूनिट नहीं होंगे, जो कि फ्रिक्शन ओवर आर के इक्वल होगी। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम में एक जैसी फ्रिक्शन नहीं रहेगी। हमने बात ऑब्जर्व की कि जब मैं इस ब्लॉक को इसके ऊपर, प्लास्टिक ब्लॉक को वुड के ऊपर स्लाइड कर रहा था, मैं इस पे फोर्स लगा था, फर्स्ट कर मैंने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये ब्लॉक मूव नहीं किया। मैंने 7 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये ब्लॉक मूव करना शुरू हो गया। यानी इसका मतलब, या 6.1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये ब्लॉक मूव करना शुरू
कर गया। इसका मतलब कि 6 न्यूटन तक जो फोर्स इसे मैक्सिमम रोक रही थी, फ्रिक्शन वाली फोर्स, उसे मैं कहूंगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन तो शुरू से ही रही, लेकिन जो अपनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो हमारे पास कितनी आ रही है जी, वो 6 आ रही है। तो वो हमारे पास कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी वो फ्रिक्शन, अब मैं यूं बात करूंगा कि वो फ्रिक्शन जो कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है, उसके उस दौरान जो फ्रिक्शन मौजूद होती है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली उसको रोक रही होती है मूव करने से, वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे होते हैं, उसी के साथ साथ वो बढ़ी थी, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है और वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म हो जाता है। अब वो फ्रिक्शन जो है, जो कि अब सिस्टम में इन दोनों के दरमियान थी, जो कि एक रेशियो जो मैंने बता दिया कोफिशिएंट एक एग्जिस्ट कर रहा रेशियो, अब वो पहले की निस्बत कम हो जाता है। अब वो क्यों कम हो जाता है, उसका रीजन हमें यहाँ से मिलता है कि ये जो हिल्स और ग्रूव्स आपस में मिले हुए थे, धंसे हुए थे, वो उनमें जो एक मोशन जब स्टार्ट हुआ तो ये आपस में एक दूसरे जकड़े हुए थे, वो निकल गए वहां से। अब एकदम से अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक कमी पेश आती है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद इस तरह से चले, मैं ग्राफ से अगर समझाऊं तो ये अप्लाइड फोर्स हम इस तरह से ले रहे हैं, और ये वाली वो फ्रिक्शन वाली फोर्स है जो कि ये डिपेंड है इसके ऊपर कर रही है फोर्स के ऊपर। तो अब देखें जैसे जैसे फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रही थी कि ये अपनी पीक पे आई। अब ये यानी मोशन स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो जो ये यहाँ तक जो है ये हमारे पास म्यू, सॉरी इसको मैं एफ एस कहूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो ये फ्रिक्शन अब कम हुई और फिर कांस्टेंट उतनी ही रही, यानी ये इसलिए रही कि फिर स्लाइड करें हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो वो आपस में उनमें जो हिल्स और ग्रूव्स हैं फिर वो एक ही रेशियो से, एक ही तरीके से वो जो है वो यानी एक दूसरे में कॉन्साइड रहेंगे। इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है जी, कम होती है। और इसी तरह इसका कोफिशिएंट जो है वो भी इससे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो है बेसिकली फ्रिक्शन ही की एक किस्म है जी, एक टाइप है। ये बात तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है एक ऐसी फोर्स का नाम है जो कि हमारे मोशन को रोकती है परफॉर्म होने से, यानी ड्यूरिंग मोशन भी और मोशन स्टार्ट होते वक्त भी वो जो है वो रेजिस्ट कर रही होती है, रोक रही होती है मोशन को, तो उसे हम एक नाम देते हैं जी फ्रिक्शन का। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि अगर फर्ज करें मैं एक बॉडी है, जैसे कोई एक साइकिल है, अब साइकिल के ये टायर्स हैं अगर हम देखें तो ये इस तरह से जो है वो गोल घूम रहे होते हैं। ठीक है, वो गोल घूम रहे होते हैं, और एक हम ये कह सकते हैं कि जो इसके हर पार्टिकल्स का मोशन है इस तरह से वो एक सर्कुलर पाथ में है। अब ऐसा है कि अगर मैं जो है यहाँ पर एक जो साइकिल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है जी, मैं ये कहता हूँ कि ये साइकिल है, ठीक है, और एक पर्सन जो इस पे बैठा हुआ है चला रहा है इस साइकिल को, तो अब क्या होगा जी कि यहाँ पर पैडल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पेडल्स जो है वो यहाँ पर कहीं पर लगे हुए हैं जी, और चेन जो है वो इस साइकिल को चला रही है। अब ऐसा है कि ये जो यहाँ पर जो पेडल लगे हुए हैं इसको मूव करा रहे हैं, तो अब ऐसा होगा कि जैसे जैसे ये साइकिल मूव करेगी तो हम ये देख रहे हैं कि एकदम यानी एक लम्हा तो ऐसा आएगा कि जब ये हम फोर्स लगाएंगे इस पे तो ये मूव नहीं करेगी, यानी उस वक्त जो हमने फ्रिक्शन पढ़ी थी हमने कहा था इसे स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दिया था हमने कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब दूसरी बात ये कि जब हम कुछ और ज्यादा ताकत लगाते हैं तो फिर जस्ट साइकिल मूव होना शुरू लगता है, बस होने ही वाली है। यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे मैंने एफ जो है एस से जाहिर किया, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आती है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ जी, इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको मैं एफ एल से जाहिर कर देता हूँ। फिर इसके बाद यानी बॉडी जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है, साइकिल मूव अपनी जगह जो है चेंज करना शुरू कर देती है। तो हम ये कहेंगे कि इस टाइम भी एक फ्रिक्शन मौजूद होती है जिसे हमने कहा था कि ये कौन सी फ्रिक्शन है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि मोशन के दौरान मौजूद होती है। अब चूंकि साइकिल जो है वो रोल कर रही है, गोल घूम रही है इस तरह से, तो इसके टायर और रोड के दरमियान जो कांटेक्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये फ्रिक्शन जो है इस टाइप की जो फ्रिक्शन होती है इसे हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, यानी जो चीज गोल रोल कर रही है दूसरी सरफेस के ऊपर, यानी फ्रिक्शन तो तभी होती है जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर रगड़ खाए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि ये वाली जो फ्रिक्शन है इसे हमने रोलिंग फ्रिक्शन का, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है। यानी अगर फर्ज करें इसकी निस्बत यहाँ पर मैं एक टेबल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक टेबल ली
और चलें इस टेबल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, मुकम्मल करते हैं हम इसे। ये मैंने एक टेबल लिया और इसके ऊपर एक ब्लॉक को मैं रोल करना चाहता हूँ। तो ये इस वक्त ये रेस्ट की पोजीशन है, यानी इसका जो वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसे मैंने एफ एन से जाहिर किया था, वो दोनों बैलेंस्ड है। अब एक अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई की जाती है, नेट फोर्स, तो ये बॉडी मूव करना शुरू करती है, और उसको भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें भी फ्रिक्शन, ये तीनों असरअंदाज होती है। स्टैटिक आती है, फिर मैक्सिमम जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा मैंने, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन इस पे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है बनिस्बत के रोलिंग फ्रिक्शन पे। तो हमने देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो चूंकि उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है, यानी अगर टायर को देखें तो टायर का सिर्फ एक पॉइंट, जिसको मैं टेंजेंट भी कह सकता हूँ कि, या हम ये कह सकते हैं कि रोड और जो टायर है वो मिनिमम कुछ ही पॉइंट्स के, वो कुछ ही एरिया जो है टायर का वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है। इसलिए अगर कभी हवा कम हो टायर में तो हम देखते हैं कि स्पीड हमारी साइकिल की कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो कांटेक्ट होता है हमारा हमारे उस टायर का वो ज़मीन के साथ बढ़ जाता है, जिसे हम एकदम से महसूस करते हैं कि वाकई इस दफ़ा साइकिल पे हमें ज़्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़ी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी और वो कम मूव कर रही है। तो ये बात फिर हमें इस तरह से समझ आती है कि वाकई जितना कांटेक्ट कम होता है सरफेस का दूसरी सरफेस पे, उतनी फ्रिक्शन भी क्या होती है जी, कम हो जाती है। अब इसी बात को मैं ऐसे इस तरह से ले लेता हूँ कि फ़र्ज करें अगर हम अपनी आम लाइफ में देखें कि हम रोलिंग फ्रिक्शन को कहाँ कहाँ पर जो है वो देख रहे होते हैं। जैसे एक तो टायर की एग्जांपल होगी। अब हम ये बात करते हैं कि टायर के अंदर जो इस तरह से एक्सल बना होता है, अगर हम एक्सल यानी जो जिसके अंदर जो है वो टायर इस तरह से गोल घूम रहा होता है जी, एक्सल। अब एक्सल के अगर देखें तो उसमें भी एक बेरिंग से बने होते हैं, यानी इस तरह से जो है इस तरह से गोल गोल से स्मॉल बॉल्स होते हैं वो, जो कि एक्सल उनके अंदर गोल घूम रहा होता है। और जब हम टायर यानी जब हम टायर को घुमाते हैं, ठीक है, यानी ये टायर का यहाँ पे सारा नट बोल्ट लगा होता है और ये साइकिल इस तरह से बनी हुई होती है, तो ये हमारे पास जो बेरिंग्स वगैरह हैं ये भी हमारी वो हेल्प करते हैं कि जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कराते हैं। या फिर हम यूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम देखते हैं कि चले हमने तो समझ लिया कि फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो कि हमारे मोशन में मुदाखलत करती है, यानी रुकावट के तौर पर आती है और मोशन को यानी रेजिस्ट करती है कि वो स्टॉप कर जाए। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस पे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसके कोई हमें फवायद भी होंगे। तो इसका जो बहुत बड़ा यानी हम कह सकते हैं एडवांटेज है वो ये है कि जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, ज़मीन पर चलते हैं हम, तो आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो आप जिस वक्त अपने पाँव को ज़मीन पर रखते हैं, ठीक है, इस तरह से शूज़ आपने पहने होते हैं। अब आप जब पाँव रखते हैं ज़मीन पर तो आप अपने जो यानी फिंगर्स हैं इससे ज़मीन को बैक साइड पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और उसके रिएक्शन यानी एक्शन और रिएक्शन हमने कहा था जो है वो क्या होते हैं जी, सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन। तो ज़मीन आप पर एक रिएक्शन के तौर पर फोर्स लगाती है उसी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होते हैं रिएक्शन के तौर पर मैग्नीट्यूड सेम। तो अब उसमें क्या होता है कि वो रिएक्शन जो है वो आपको यानी आप चूंकि बैलेंस रखते हैं अपने आप को तो आप मूव कर सकते हैं। और फिर फ्रिक्शन का यहाँ पर क्या रोल है कि जो हमारे पाँव और जो ज़मीन की एक रफनेस है उनके दरमियान एक जो रगड़ है वो हमें एक इनफ हमने एक इतनी एक जो है वो फोर्स प्रोवाइड करती है कि हम ज़मीन के ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। यानी इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैं एक बर्फ की एक जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस लेता हूँ जो कि ज़मीन की यानी सरफेस से काफ़ी स्मूथ है, यानी ज़मीन उसके मुकाबले में रफ है। अब क्या होता है कि जब मैं उसके ऊपर वैसे ही पाँव रखता हूँ और मैं मूव करना चाहता हूँ तो मैं मुझे उसी तरह एक्शन और रिएक्शन सेम होते हैं जी। ज़मीन यानी मैं एक्शन के तौर पर यहाँ पे जैसे अपने पाँव से एक फोर्स लगाता हूँ और उसके रिएक्शन पे जब मुझे एक फोर्स लगती है तो वो फोर्स यानी फ्रिक्शन, अब मैंने वो अपने आप को बैलेंस करना था फ्रिक्शन से। अब मेरी जो जूतों की सरफेस है और जो ज़मीन की जो कि उस आइस वाली जो ये स्लैब है उसकी जो सरफेस है उसमें इस कदर यानी जो है वो रफ, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो गैप्स इतने कम है कि वो मुझे इतनी जो है वो फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे कि मैं अपने आप को जो है वो बैलेंस कर सकूं और मैं स्किड कर जाऊंगा। यानी वहां पर
अब क्या हुआ कि मैं बजाय मूव करने के मैं स्किड कर जाऊंगा और मैं अगर बैलेंस ना कर सका तो गिर जाऊंगा। तो इससे हमने देखा कि वॉकिंग में फ्रिक्शन का कितना अमल दखल है, जो कि आम लाइफ में हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन ही की बदौलत है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम इस तरह से आसानी से वॉक